अब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना। सभी बहनों को नमस्कार, प्रणाम, नमन, अभिनंदन। हमारे साथ में विनय शर्मा भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत विनय जी। अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं पटल पर, आ जाएंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। आ गए। नमस्कार। हाँ आ गया हूँ, अभी अभी घर पहुंचा हूँ, बस 5 मिनट में जुड़ता हूँ। ठीक है सर, ठीक। हाँ ओके। मित्रों, आज का विषय है नारी सशक्तिकरण। नारी को सशक्त बनाने के लिए समाज ने और सरकार ने काफी प्रयत्न किए हैं, लेकिन वो आज भी पर्याप्त नहीं है। उनमें और भी सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि नारी सशक्तिकरण शक्ति पा करके उसे अच्छे कामों में लगाती है, लेकिन एक पहलू यह भी है कि कई नारियां उसका गलत फायदा उठा रही हैं। इसी बारे में, इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। हमारे इस पटल पर, इस स्टूडियो में आदरणीय विनय दीप जी शर्मा जुड़े हैं, बहन गीता द्विवेदी जुड़ी हैं और बहन सरिता सिंह भी जुड़ी हैं, और थोड़ी देर में ज्ञानवती जी भी जुड़ जाएंगी। तो मैं इस वार्ता को आगे बढ़ाता हूं, काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। तो गीता जी, आज जो नारी ने शक्ति पाई है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? कितने पर्याप्त है? मैं आप सभी को पहले नमन वंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे तुरंत जोड़ा। मैं बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि हम नारी हैं तो इसके बारे में सोचना ही क्या है, हम अपना अनुभव बता दें वही एक व्याख्यान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। और नारी के बारे में क्या बोलूं, सशक्तिकरण के बारे में। कोई भी तीज त्योहार व्रत उपवास हो, बोलते हैं ना कि नारी की प्रथम पूजा होती है। अभी भी पटल जो भी चल रहे हैं, सर्वप्रथम हम माँ शारदे की वंदना करते हैं, गणेश जी की भी करते हैं, लेकिन अभी देखिए जो भी हमारे कवि बंधु लोग हैं, मित्र लोग हैं, तो वो मुख्यतः हम सरस्वती वंदना से ही शुभारंभ करते हैं। तो ये इस चीज का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति प्रबल है। और रही बात की कितना जरूरत है और कहां तक हम पहुंचे हैं, तो जैसे मेरा मानना है कि क्रांति एक दिन में नहीं आती है। अगर हम अपना इतिहास देखें, जब हम पैदा हुए आज से लगभग 45 साल पहले की बात बताएं, जिस माहौल में हम पले बढ़े और आज के माहौल को हम अगर देखें, तो लगता है कि नहीं, युग बदल चुका है और बहुत ही बदल चुका है। और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव में हम लोग गांव के पले पढ़े हैं, तो वहां से अगर तुलना करें तब तो लगता है कि हम लोग आसमान छू लिए हैं। लेकिन जब हम दूसरे परिवेश में आते हैं, दूसरे माहौल में आते हैं, दूसरे राज्यों में आते हैं, तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अभी हम पिछड़े हैं। तो इसका कोई एक पैमाना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में ही नारी है। जिस भी क्षेत्र में, बहन मैं नमन करती हूँ, ज्ञानवती जी जुड़ गई हैं हमसे, स्वागत करती हूँ। नमस्कार ज्ञानवती जी। कि हाँ नमस्कार सर। हमारे में जी, हमारे समय में था जब हम कॉलेज जाया आप करते लोगों की थे। आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। जी, आपकी आवाज तो आ रही है। मेरी आवाज आ रही है एक बार आप और जी
आपकी आवाज आ दोबारा रही ज्वाइन करूं? है जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, तो आज का जो विषय है वो आपने बहुत ही सामयिक विषय लिया है। इस विषय पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहन ज्ञानवती, इस बहन जी 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 अभी जी सर। गीता द्विवेदी जी बोल रही हैं, गीता जी बोल रही हैं। अच्छा, गीता जी बोल रही है, ठीक है, स्वागत है सर, स्वागत है। मुझे सुनाई कंटिन्यू नहीं दे गीता रहा जी। सर आप लोगों की आवाज, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जी सकती जी जी जी, कोई आप बात नहीं, कोई कार में बात हैं है। क्या? स्वागत है सर। आप शायद कार तो में हैं। मैं बोल रही थी, जब आप हमारे समय में, मैं अपने बचपन को देखती हूँ कि जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो एक दायरा बना हुआ था, एक लक्ष्मण रेखा थी कि हाँ यहाँ तक जी अब आप जी, पढ़ लिए, अब इससे आगे नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल बिल्कुल। जमाना सही नहीं है, तो माहौल ठीक नहीं है। अब 18 साल के हो गए, कम से कम मैं तो थैंक्स बोलती हूँ कि हमारे पेरेंट्स 18 साल का भी वेट किए और करते थे, नहीं तो 14-15 साल से ही लोग परेशान होने लगते थे कि लड़की की शादी कर दो, ये घर जाएगी। 18-20 साल में बच्चे पैदा हो गई जिंदगी। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होता था, जो पढ़े लिखे थे उनके परिवारों में भी, जैसे हम अपने पे ही देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे 18, 20, 19 आया कि पेरेंट्स को टेंशन होने लगती थी कि नहीं अब तो शादी जरूरी है, अब पढ़ाई हो लिया, कोई नहीं, शादी के बाद भी पढ़ाई पूरी हो सकती है। और यही मन में हमारे बात बैठ जाती थी कि हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि हमने जो देखा था अपने परिवार में, अपने नानी को, दादी को, माँ को, कि वो किस परिस्थितियों में वहां कैसे सरवाइव की थी, कैसे रहती थी, तो लगता था कि नहीं हमारी स्थिति तो बहुत ही बेहतर है। और कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में वही चीजें बैठा कर जब हम अपने शादी होके जब लड़कियां घर आती थी, तो वहां अगर उनसे थोड़ा सा अगर कुछ ज्यादा दिखता था तो हमें लगता था अरे हमारी तो लॉटरी लग गई, कि हम अपने नानी दादी से, माँ से कंपेयर करते थे तो लगता था कि नहीं हम तो बहुत सुखी हैं। लेकिन जब जमाना बदल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज रह जाती थी, एक कमी खलती थी कि काश हम ये कर लिए होते, काश हम ये पढ़ाई कर लिए होते, काश हम ये बन गए होते। वो काश की जो मतलब कहेंगे कि कसक थी, वो हमारे दिमाग में निरंतर बनी रही, और अंदर अंदर हम लोग की, मैं अपनी बता रही हूँ, एक भावना बनी रहती थी कि हाँ लड़की हो चाहे लड़का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़की हो तो वो जो हमारी कमी रह गई है वो हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां वो पूरा करेंगी। और ये बात हो रहा है, तो इसको मैं 40-45 साल में एक बड़ा बदलाव मानूंगी और मानती हूँ कि आज हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को उतना फ्रीडम है, इतना हम लोग उसको दिए हैं कि हाँ वो कहीं भी रह के कोई भी जॉब कर सकती हैं, कुछ भी जो कहें वो पढ़ाई कर सकती हैं। कोई बंधन हमारे साइड से नहीं है कि नहीं लड़की है तो इसका एक एज बार बना दिए हैं कि नहीं अब इतना हो गया अब बस रहने दो। हम उनकी मर्जी पूछते हैं, यहाँ तक कि हम शादी में भी उनकी मर्जी पूछते हैं कि हाँ शादी करें कि नहीं करें, कि 1-2 साल और इंतजार कर लें। लेकिन हमारे समय में ये सब नहीं था, तो ये एक बदलाव है, इसको मैं मानती हूँ। हाँ रही बात कि ये बदलाव एक संतोषजनक स्थिति में है कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि नहीं है, अभी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं कि अभी जब हम अपने बेटियों को बाहर भेजते हैं, हम खुद ही निकलते हैं सड़क पर, तो हमें क्या क्या सुनने को मिलता है ये हम सभी बहनें तो बेहतर जानती हैं कि अगर हमारी उम्र में हमसे कैसा व्यवहार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब 20-25 साल की जब हमारी बेटियां सड़क पर निकलती हैं तो उनके साथ क्या होता होगा ये कहने की जरूरत नहीं है, ये हम महसूस कर लेते हैं। तो इसमें इस बदलाव की जरूरत है। उसके लिए भी देखिए आजकल पहले था कि फौज में हमारी बेटियां नहीं आ सकती थी उतनी सशक्त, क्योंकि उनको शारीरिक तौर पर उतना मजबूत नहीं माना जाता था। हाँ वो टीचर बनती थी, डॉक्टर बनती थी, प्रोफेसर बनती थी, लेक्चरर बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं फौज में, पुलिस में, इन सब में हमारी बेटियां नहीं आती थी। लेकिन आज देखिए तो हर जगह समानता का अधिकार है, हमारी बेटियां फौज में भी हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा कि जहां पर हमारी बेटियां अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। हमारे देश में अभी जो पायलट लड़कियां हैं, पहले वो सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाती थी, फिर ट्रांसपोर्ट उड़ाने लगी थी, जहाज। अभी आज के डेट में 5-6 साल से हमारी बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा रही, लड़ाकू विमान उड़ा रही। तो हम कहाँ कहें कि हमारी बेटियां कमजोर है और हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। हाँ अभी हमें अधिकार मिला है, लेकिन अभी जरूरत है इस बात की कि हम उस अधिकार का कैसे प्रयोग करते हैं। और विशेषकर जो हमारी यंग जनरेशन में जो माएँ हैं,
जो हम लोग हैं, हम अपने बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और उनको कैसे दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा अधिकार है और इसका तुम उपयोग करो। और जिस दिन ये बात सभी माएं पिता समझ जाएंगे, उस दिन मुझे लग रहा है कि ये बदलाव धीरे धीरे स्वतः जो भी है थोड़ा बहुत, जो महिलाओं की स्थिति हम लोग जो बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा कम है, वो कहीं ना कहीं वो बराबर आ जाएगी, हम संतोषजनक स्थिति में आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम उस दिन के इंतजार में हैं। तो कहावत है ही कि क्रांति एक दिन में नहीं आती है। तो आजकल के अगर पूछते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, यहाँ बायस हो रहे हैं और यहाँ ये गलत होता है हम लड़कियों के साथ में, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम एक जिम में जाते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम होता है, एक स्विमिंग पूल में जाते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि हमने वो दोनों फेज देखे हैं जो हमारे टाइम में था कि हाँ हम साड़ी और सूट और ऐसे करते थे, तो हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं लगता है, तो हम उसको ये बोल के चुप कराते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। तो वो जो थोड़ी सी मानसिकता है उसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। तो वो दिन दूर नहीं जब ये जो ये व्याख्यान हो रहा है इसकी शायद जरूरत ही ना पड़े और वो हमारे लिए एक सुखद चांस होगा और बहुत ही उज्जवल भविष्य होगा हमारी बेटियों का। तो धन्यवाद। क्योंकि धन्यवाद जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो लाइन इस पर अपना वो सुनाना भी चाहूंगी क्योंकि मैं जी बने रहिए, अभी आपसे और भी विचार आपसे जानेंगे। अब मैं, आपने कहा कि नारी को हर जगह पूजा जाता है, तो ये भारतीय परंपरा है कि विद्या अगर चाहिए तो सरस्वती को पूजा करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो और शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की पूजा करो। तो तीनों क्षेत्र जो है लक्ष्मियों के हाथ में है, फिर भी नारी इतनी पिछड़ी हुई है। इसका कारण हाँ, इस पर मुझे एक बात आ गया, वो मैं जरूर कहना चाहूंगी, कहीं दिमाग से निकल जाए। बोलते हैं कि हाँ हर जगह पूजी जाती है नारी और देवी का दर्जा मिलता है। मैं देखती हूँ जैसे नवरात्रि आएगी लोग कन्या घर घर ढूंढते हैं कि हाँ कोई कन्या मिले तो हम उसका पूजन जरूर करेंगे, भले वो साल भर कितना भी नास्तिक रहा हो। और वही इंसान जो नवरात्रि के बाद क्या करता है कि अगर रोड पर किसी बेटी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा होता है तो वो उसका वीडियो बनाते हैं। ये नहीं कि जाके हाँ वो हमारी बेटी है तो उसको हम वहां पे बचाएं, उसको वीडियो बनाते रहते हैं, उल्टे उस बेटी को बोलते हैं कि इस बेटी की कोई गलती है, इसने ऐसे ड्रेस पहने हैं तो इसने ये किए हैं। तो ये मानसिकता भी दूर होनी चाहिए पुरुषों की, क्योंकि सिर्फ वो दो रूप नहीं दिखना चाहिए कि आप पूछते भी हो एक तरफ और एक तरफ अगर एक वही कन्या वही लक्ष्मी की रूप है वही दुर्गा की रूप है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप रोड पर खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं। तो इसका मैं विरोध करती हूँ। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बहन ज्ञानवती जी की तरफ जाता हूँ। ज्ञानवती जी ने और हमने 3 पीढ़ियां देखी है। हमने वो पीढ़ी भी देखी है जबकि महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी डरती थी या उनको अपराध समझा जाता था। किसी पुरुष से भी अगर बात कर ले, पराये पुरुष से भी बात करने के लिए या तो किवाड़ की ओट लेती थी घर के बाहर, या फिर जो है किसी बच्चे को बीच में खड़ा कर देती थी। वो भी समय देखा है और वो भी समय देखा है जो गीता द्विवेदी जी आपने देखा है, आप बता रही हैं। और आज वो भी समय है जब महिलाएं रॉकेट उड़ा रही हैं, चंद्रमा तक पहुंच गई हैं। तो 3 पीढ़ियां बहन ज्ञानवती जी ने देखी है। और आप सीनियर हायर सेकेंडरी के स्कूल से रिटायर्ड हैं, तो इन्होंने अधिकतर गांव में अगर रही होंगी तो गांव में को शिक्षा चलती है, जहाँ बच्चियां भी आती है बच्चे भी आते हैं, तो इनको इस चीज का अधिक अनुभव होगा। तो मैं जानना चाहूंगा बहन से कि आप इस बात पर प्रकाश डालें कि जितना सुधार हो गया वो तो हो गया, अब और इसके लिए और क्या प्रयत्न करने चाहिए और सरकार को कितना करना चाहिए प्रयत्न और समाज को कितना करना चाहिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी ये तो हम सभी जानते हैं, चाहे समाज हो चाहे राष्ट्र हो, इस रथ के जो नर और नारी 2 पहिए हैं
इन दोनों का संतुलन जब तक नहीं होगा, जब तक ये स्वस्थ नहीं होंगे, संतुलित नहीं होंगे, एक दूसरे के सहयोगी नहीं होंगे, तब तक इस रथ का गतिमान होना कठिन है। ये बात हम सभी जानते हैं। इस बात आज की जो स्थिति आपने पूछी, मैं जहां से रिटायर्ड हुई हूँ, एक बहुत शुभ संकेत ये है कि मेरी क्लास के अंदर यदि 125 बच्चे थे, एक एक क्लास के अंदर वहां 125 बच्चे हुआ करते थे, उसमें 70 लड़कियां होती थी और 55 लड़के होते थे। मतलब लड़कों से भी ज्यादा लड़कियों की तादाद थी। ये एक जागृति आई, शिक्षा के प्रति जागृति। बेटियों के अलावा हमारे स्कूल में 12th के अंदर 4 बहुएं भी पढ़ने आती थी। वो स्कूल के गेट तक तो पर्दा करती थी और स्कूल के गेट के अंदर आने के बाद वो अपना सिर से पल्लू हटाती थी। तो 4 बहुएं भी स्कूल में आती थी। मुझे देखकर बहुत खुशी होती थी इस बात की कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए ये एक बहुत शुभ संकेत है कि गांव के भी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बेटियों की शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी बेटों की है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बेटियां या नारियां हम कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हम कभी प्रतिद्वंदी न थे न होंगे। हम ना अनुगामिनी बनना चाहते हैं, ना अग्रगामिनी बनना चाहते हैं। हम सहगामिनी बनना चाहते हैं आपके। बहुत सुंदर विचार। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी समस्याएं, सारी तो नहीं कहूंगी क्योंकि शिक्षित समाज में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो बहुत सारी समस्याएं तो हमारे शिक्षा के अवलंबन से, आर्थिक अवलंबन से दूर हो जाती है। आधी समस्या क्योंकि मानसिकता जो चेंज होगी, हमारा जो मानसिक दृष्टिकोण चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। पूर्वाग्रह कैसे कि जन्म से ही लड़की जन्म नहीं लेती है, वो एक व्यक्ति के रूप में जन्म लेती है, लेकिन उसको धीरे धीरे समाज के सांचे में ढालकर, तुम लड़की हो, तुम्हें इस गुड़िया से खेलना है, तुम्हें इस टैंक से नहीं खेलना है, तुम्हें तुम्हारे लिए ये रसोई के खिलौने ला के देना है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो जॉब प्लेस है वो रसोई है। ये उसको जन्म से ही संस्कार में, स्वयं माँ जो स्वयं एक औरत है, लेकिन वो संस्कार में ये देती है उस लड़की को कि तुम्हें समाज के अंदर यदि सहूलियत चाहिए, यदि तो तुम्हें वो लड़की के सांचे में उसे स्वयं डालती है, उसके अंदर एक खौफ पैदा करती है, एक डर पैदा करती है। अकेले कहीं नहीं जाना है, अंधेरे में नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है, भाई को साथ लेके जाना है। तो सजगता तक तो बहुत अच्छी चीज है ये सब, लेकिन सजगता के आगे जब निकल जाती है बात, एक डर या खौफ उसके मन के अंदर जन्म से ही बो दिया जाता है। वो डर, उस खौफ उसके दिमाग से निकालना है और उसको जन्म से एक व्यक्ति की संज्ञा नहीं दी। वो जीवन भर मरते दम तक एक नारी, एक व्यक्ति की संज्ञा पाने के लिए जूझती है। उसे एक वस्तु समझा जाता है। लेकिन बहन, आज जो वातावरण बनता जा रहा है, रोज अखबार रंगे जा रहे हैं कि आज वहां रेप हुआ है, आज वहां बलात्कार हुआ है, आज ये हुआ है, वो है। इसको देखते हुए सावधानी तो बरतना बहुत जरूरी हो गया है। जी, मैं एक्चुअल में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मैं आप लोगों की बात ठीक से आधी अधूरी समझ पाती हूँ। ये मेरे आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं कार में बैठ के ये हाँ, मैं समझ गया। चलिए ठीक है, हम आपसे बात करते हैं। मेरे को पूरी बात आपकी समझ में, प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रही हूँ आपकी बात का। हम थोड़ी देर बाद, आप घर पहुंचिए, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ, वो तो खैर बात करते ही हैं। मेरा जो है कि पूर्वाग्रह तोड़ो। पहली चीज जो ये है, उसको वस्तु नहीं एक इंसान मानो। ये जन्म से ही उसको एक वस्तु की तरह जो यूज किया जाता है कि वो जैसे कन्यादान है, वो एक वस्तु है जो उठा करके उसने दूसरे को दे दी, दूसरे ने, और उसको संस्कार में ये दिया जाता है कि तेरी यहाँ से डोली जा रही है, जिस घर में डोली जाएगी उससे अर्थी बाहर आएगी, चाहे तू वहां जी मर कुछ भी कर। हमारे दरवाजे दोनों आओगे तो खुले हैं, अकेले आएगी तो हमारे दरवाजे खुले नहीं है।
ये पीआर वाले भी उसको ये कह देते हैं, मतलब वो कहाँ जाए। ये जो इतनी वारदातें हुई, खैर अब तो फिर कम हो गई हैं, जो हुई है जलकर मरने की, तो वो कारण उसका यही था कि जब सिर से पानी ऊपर निकल जाए तब उसको सपोर्ट जरूरी है। छोटी छोटी बातों पे सपोर्ट नहीं दे कोई परिवार वाले, लेकिन बड़ी बात हो तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे घर वाले या मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। वो जब वो जो पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तो वो उसको उसमें डूब कर मरे नहीं, बल्कि उसको तैरना सिखाएं। चलिए बहन, हम आपसे दोबारा जुड़ते हैं, क्योंकि आपकी आवाज में हमारी डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब मैं चलता हूँ। हमारी तो मेरी आप लोगों से बहन यही गुजारिश है सभी से कि ये संदेश दें कि इसको एक व्यक्ति, एक मनुष्य, हम एक इंसान की तरह हमें समझा जाए। हम इंसान बनने की, एक इंसान समझने के लिए हम तड़पते हैं, तरसते हैं कि हमें इंसान नहीं, हमें केवल एक स्त्री के रूप में देखा जाता है, इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सन के रूप में नहीं देखा जाता, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे हमारा समाज। आपके इस बात पर यदि हम आज से 700 साल पहले या 800 साल पहले, 1000 साल पहले जाते हैं, जबकि मुगल भारत में नहीं आए थे, उससे पूर्व यदि हम जाते हैं, तो स्त्रियों को, हमारे शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि स्त्रियों को बराबर पुरुष के सम्मान मिलता था। ना तो पर्दा प्रथा थी, ना किसी तरह की रोक टोक थी। बराबर स्त्रियां राज दरबार में भी बैठ करके बराबर न्याय करती थी, अपना हुनर दिखाती थी, बराबर हर काम करती थी, स्वयंवर होता था। आज जो लड़की की पसंद की बात हम करते हैं, ये मुगलों से पहले स्वयंवर में ये चीजें हुआ करती थी। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब मुगल आए, उन्होंने स्त्रियों पर अत्याचार किए, तो पर्दा प्रथा भी चली और उन्हें घर में रोकने की भी प्रथा चली, और उसी बीच वो शिक्षा न पाने की प्रथा भी एक कारण उसका यह भी था कि वो शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सकी। अब आप जो बहन ने बताया अभी कि लड़कियां ससुराल में जल के मरती हैं या फांसी खा के मरती हैं, इस बारे में हमारे साथ में बहन सरिता सिंह जुड़ी है। ये यंग भी हैं, ऐसी बातों से जूझ भी चुकी होंगी, समाज में देख रही हैं। हो सकता है इनके आसपास भी ऐसा हो रहा हो, वातावरण हो, तो ये इस बात पर प्रकाश डालें कि समाज इसे क्या सहायता कर सकता है, या समाज में क्या सुधार ला सकते हैं, किस तरह ला सकते हैं। बहन सरिता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत करती हूँ जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सभी नारी शक्तियों को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर और प्रत्यक्ष प्रश्न आपने आज किया। तो सबसे पहले मैं वहां ले चलती हूँ, अभी बस 1 मिनट पहले जहां पर आप चर्चा कर रहे थे एक मुगल युग की। युग कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है। एक मिनट में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ पटल से उस पार जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं स्वागत कर दूं, उनका नमन कर दूं। हमारे साथ भूदत्त जी शर्मा हरिद्वार से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहन सत्या पत्नी हमारे साथ जुड़ी है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और गणेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। हाँ बहन, कंटिन्यू। जी जी, बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। अभी हम एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि मुगल युग, युग कोई भी जिम्मेदार नहीं है नारी की दुर्दशा के लिए। हम और आप जिम्मेदार हैं, हम आप मिलकर युग को बनाते हैं, ना तो इसके लिए जो है मुगल युग जिम्मेदार है, या किसी भी चंद्रगुप्त मौर्य का समय कहें या अशोक का समय कहें, कोई भी समय कहें, XYZ की हम बात करते हैं। हर युग में, अगर सतयुग और द्वापर युग की भी बात करें तो एक समय था कि द्रौपदी को भी भरे समाज में लज्जित होना पड़ा था, और सीता को भी जो है विरह की अग्नि में जलना पड़ा था, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो हर युग में स्त्री के साथ ये दुर्व्यवहार, ये दोहरा व्यवहार किया गया है कि स्त्री को कहीं पर, एक साहित्य की भी अगर बात करें तो प्रारंभिक काल में जो है सिर्फ दीप सिकाशी देह जैसा सौंदर्य बोधनी का वर्णन और भोग विलास की वस्तु और ताड़न की अधिकारी, इन 4 शब्दों से ही संबोधित किया जाता था। ये धीरे धीरे आप जैसे हमारे जैसे साहित्यकार लोगों जिन्होंने लिखना शुरू किया, इसके विरोध में, इसके संघर्ष की जो है गाथा लिखनी शुरू की, तो उसका परिणाम ये आया कि जो स्त्रियों को पैर की जूती समझने वाला समुदाय और समाज था, वो धीरे 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 शिक्षित हुआ, उसे समझ में आया कि नहीं, स्त्री हमारे बराबर की है। ये जैसे कि अभी दीदी ने बोला
कि ज्ञानवती जी ने, कि वाकई वो एक वस्तु नहीं है, उसे वस्तु सूचक ना समझा जाए, उसे एक मनुष्य समझा जाए, कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही प्रकृति की संतान है और दोनों का ही समाज में बराबर का हक है। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे रिचुअल थे, मासिक धर्म कह ले या कुछ और चीजें कह ले, जिसकी वजह से स्त्री को स्त्री और पुरुष पुरुष कह के एक अलग अलग उनके लिंग भेद के आधार पे जो है ये चीजें की गई। तो ये चीजें तो गलत थी, लेकिन आज की चीजें जो अगर बात करें सामाजिक संस्थाओं की, एनजीओ की, बहुत सारे संस्थाएं हैं, समुदाय हैं, यहाँ तक कि हमारे साहित्य के क्षेत्र में भी स्त्री के विकास के लिए बहुत वर्क, बहुत काम किया गया है। लेकिन फिर भी जो माइंड सेट है, सोच है, वो कहीं ना कहीं अभी भी सीमित है, कुछ वर्गों तक ही सीमित है, सिर्फ शिक्षित वर्ग तक। और अगर हम शिक्षित वर्ग की बात करें तो ऐसा नहीं है कि शिक्षित वर्ग में स्त्रियां बहुत सुरक्षित हैं। बहुत सारे शिक्षित वर्ग जहां इंजीनियर, डॉक्टर हैं लड़कियां, हमारी दीदी जी ने कहा कि पायलट हैं लड़कियां, युद्ध में रण कर रही हैं लड़कियां, लेकिन फिर भी वो लड़कियां, एक बहुत विशेष प्रश्न आजकल बन चुका है वैवाहिक विच्छेद, कि विवाह में विच्छेद की जो स्थिति हो रही है, ये बहुत बड़ी एक समस्या बन गई। सबसे पहली समस्या तो अच्छा वर्ग खोजना, उसके बाद विवाह हो जाने के बाद भी उस विवाह के सरवाइव की समस्या आ रही है। राम के युग से ये चला आया है कि सीता के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए, तो वो लक्ष्मण रेखा पुरुष के लिए क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम दोनों संतुलित एक समान स्तर पे आके हम दोनों आपस में बातचीत करें कि भाई आपका दायरा क्या है या मेरा दायरा क्या है। दो पंक्तियां बस यहाँ पर रखना चाहूंगी कि स्त्री यदि ना होती सीता सी पावन, स्त्री यदि ना होती सीता सी पावन, भंग कर देता उसे कोई भी रावण, भंग कर देता उसे कोई भी रावण, अरे कोई लक्ष्मण रेखा भला उसे क्या रोक पाती, ये मन की पावन रेखा ही है सबसे पावन। कि अगर हम और आप, स्त्री और पुरुष, एक ऐसी जगह पे ऐसा सोचते हैं कि हम मन से स्वयं को पावन समझे, तो किसी प्रकार की लक्ष्मण रेखा हमारी बहन बेटियों के लिए जरूरी नहीं है। इस पावन रेखा को भंग करने का कार्य कौन करता है? क्या स्त्रियां पावन रेखा को भंग करने का काम स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों का हरण किया जाता है? ऐसा तो किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है। अगर कभी कुछ ऐसी चीजें ना हो तो स्त्री द्वारा तो किसी स्त्री को भंग करने की प्रथा का चलन मैंने तो समाज में नहीं देखा। एक प्रश्न ये। दूसरा, क्या ये रूप स्त्री का खिलौना है कि कोई स्त्री अगर सुंदर है, बदसूरत है, बुर्के में है, पूरे आवरण में है अथवा खुला है, उसका आवरण, वो क्या पहने और क्या ना पहने उसकी सीमाएं तय करने वाले हम नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने आप में स्वयं मर्यादित है, ये सबको स्वयं समझना होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और अगर आज हम ये कहते हैं कि स्त्रियां बहुत आगे हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है आर्थिक पुनरुत्थान। जहां पर जीडीपी में स्त्रियों का सहयोग हुआ है, जब से औरतें हंसिया लेकर पुरुषों के साथ घास काटने लगी हैं, फसलें काटने लगी हैं, उस युग से, किसान के युग से लेके आज तक, जब वो पायलट हैं और राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं सिर्फ आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक ही नहीं, जहां पर आर्थिक जुड़ाव होने के कारण उनका इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट जहां पर हुआ है, इकोनॉमिक एनकरेजमेंट जहां पर हुआ है, उस इनकरेजमेंट की वजह से शायद स्त्रियां आगे हैं। मेरा जहां तक ऐसा विचार है कि जो स्त्रियां आर्थिक और सामाजिक सहयोग कर रही हैं, कहीं ना कहीं दो पैसा अपने परिवार के लिए ला के दे रही हैं, तो वहां पर औरतों की थोड़ी सी इज्जत है। लेकिन जहां पर स्त्रियां कुछ नहीं करी, वहां हमेशा से ये कहा जाता, अरे तुम करती ही क्या हो, तुम औरत ही तो हो, दिन भर तुम्हारा काम ही क्या है, तुम खाना बना रही हो, बच्चों को जो है पाल रही हो, यही काम है। तो इसके लिए भी मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि यूं ही नहीं कहलाती अर्धांगिनी, बड़ा सहन करना पड़ता है, औरत को औरत होने के लिए बड़ा जतन करना पड़ता है। बड़ा आसान होता है कह देना किसी औरत को कि तुम सिर्फ औरत हो, तो औरत सिर्फ एक औरत ही नहीं है। और एक पंक्ति से और जोड़ना चाहती हूँ कि नारी जीवन युगों युगों से दया ममता की छांव है, ममता का सागर हृदय छुपा, जन्नत उसके पांव है। माँ बहन बेटी के रूप में जो उसका सर्वस्व है, वो एक जन्नत की भांति है, यदि हम उसे समझें कि जगत की निर्माती है, सृष्टि की निर्माता वो ईश्वर कहलाती है, प्रेम समर्पण की मूर्ति और समरसता का संभाव है। प्रेम समर्पण की मूर्ति, समरसता का संभाव है। रिश्तों में कैद आंचल में जिम्मेदारी रखती है, रिश्तों में कैद आंचल में जिम्मेदारी रखती है, वो औरत ही जमाने को रोशन करने का हुनर रखती है, जमाने को रोशन करने का हुनर ही नारी रखती है। तो ये बहुत एक सोचने वाली चीज है कि
की बात न करें, अनुवाद की बात न करें, अगर हम उनके काम की बात करें कि उन्होंने हमें क्या दिया है। आपके 10 दोस्त होंगे, आप सोचने वाली बात है, ये समाज सोचे कि अगर आपके पास 10 मित्र हैं, लेकिन आपके किसी एक मित्र ने आपको क्या सहयोग किया। वैसे ही आप नारियों के विषय में सोचे कि इस समाज में कितने पुरुष और कितने नारियां हैं, लेकिन आपके जीवन में नारियों ने क्या सहयोग किया, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, या आपके कर्मस्थल पर कोई स्त्री है, तो हमें उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। इस भावना से हमें स्त्रियों को देखनी चाहिए। और ये प्रत्येक महिला की, पुरुष की भी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक महिला की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक महिला को पीछे करने में अगर मैं जानूं तो इतिहास चला आया है। कैकेयी सुमित्रा की बात करें या किसी भी युग की बात करें, स्त्रियां भी स्त्रियों के पीछे करने में जो है कम नहीं है। घर में लड़ाई बुझाई चुगलाई जो लगाई, अरे मतलब ननद भौजाई और सास का जो रिश्ता है वो कितना समन्वित रिश्ता है। वो एक पुरुष, उसके इर्द गिर्द वो सभी नारियां हैं। एक भाई है, उसका विवाह होके आता है, एक पत्नी घर में आती है, वही भाभी बनती है। उसकी जो है, जो लड़के की माँ है वो सास बनती है, उसकी जो लड़के की बहनें हैं वो जो है नंदे बनती हैं। तो वो एक जो धुरी है वो एक पुरुष ही है उन सभी नारियों को जोड़ने का। नारियां ये भी ना भूले, लेकिन फिर भी हम ये सब भूल जाते हैं। और ये जो जो आपकी हमारी यूनाइटेड नेशन की थीम है कि हम सब बैलेंस रहें, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जहां स्त्री और पुरुष एक समान प्लेटफॉर्म पे रह के एक दूसरे के बारे में सोचें और एक के साथ मिलते हुए समभाव से विकास की ओर प्रेरित हो। तो ये बहुत जरूरी जो है सोचने वाली बात है। जब हम एक दूसरे के विकास के बारे में सोचेंगे, यदि हम आपके हित के विषय में सोचेंगे तो निश्चित तौर पे आप मेरे हित के बारे में सोचेंगे। एक ईटा आप मुझ पर वार करेंगे तो दूसरा ईटा मैं आप पर वार जरूर करूंगी। तो यदि स्त्रियों को भी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी का गला काट के, किसी को जो है परेशान करके आप आगे मत बढ़िए। संभाव समरसता की जहां मैंने बात की कि प्रेम समर्पण की मूर्ति और समरसता का संभाव है, अपने उस संभाव को अपने हृदय में हमेशा सुरक्षित रखें। स्त्री का ये जो त्याग ममता का गुण है उसको बरकरार रखें। जब आप त्याग समर्पण करेंगी तो आपको भी त्याग समर्पण मिलेगा। बस अपने अधिकारों को मत भूलें। बस यही इतनी छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं रुक करता हूँ हमारे आदरणीय कवि विनय दीप जी की तरफ। विनय जी, सरिता सिंह जी ने सीता की बात कही, सीता के साथ अन्याय हुआ और मुगलों से पहले भी उससे युग का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये बात मैं तो सही नहीं मानता, क्योंकि युग ही इसका जिम्मेदार है कि उसने हमारे को पर्दा, स्त्रियों को पर्दा करने के लिए मजबूर किया। ये युग की ही देन थी, वरना उससे पहले पर्दा नहीं हुआ करता था। और वो पर्दा प्रथा से ही अशिक्षा भी पनपी, पर्दा प्रथा से ही स्त्री का आप शोषण कहें या घर में उसको बंद रखना कहें या उनको बचाना कहें, तीनों ही पहलू हैं। क्योंकि इतने अत्याचार होते थे स्त्रियों पर कि जहां उन्हें सुंदर स्त्री दिखी और उसे पकड़ करके हरम में ले जाया जाता था। तो रक्षा के हिसाब से भी उन्हें घर में रखा जाता था, पर्दा प्रथा चालू हुई थी, पर्दे में रखा जाता था। रही सीता की बात, तो सीता की जो बात चलती है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है। रामचंद्र जी ने कभी सीता को वनवास नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में उसका दृष्टांत देते, उसका कहीं जिक्र करते, लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस में इस प्रसंग का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि वो 1000 साल पहले मुगलों के राज आने के बाद ही ये प्रसंग जोड़ा गया, रामचंद्र जी को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए प्रसंग जोड़ा गया। जो राम जी सीता को ढूंढने के लिए वन वन भटकते रहे, रावण जैसे आदमी से टकरा गए, बलशाली से टकरा गए, वो राम एक सीता, एक धोबी के कहने से राम को कैसे छोड़ सकते हैं? ये बात समझदार हिंदू के गले नहीं उतरती। जी बिल्कुल। अब प्रश्न आता है कि आज जो हो रहा है घर घर में, जैसा सरिता बहन बता रही थी कि, और वो भी बता गई हैं, ज्ञानवती जी भी, कि स्त्री पर ससुराल में अत्याचार होता है। तो इसमें आप क्या
सास को ही जिम्मेदार समझते हैं या बहू भी इसमें जिम्मेदार होती है? जी बिल्कुल। एक फोन लगा रहे हैं। जी आदरणीय, मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। उस शुभकामनाओं से उनके अंदर शक्ति उत्पन्न हो। और जैसा कि विषय आपने रखा नारी सशक्तिकरण की परिचर्चा, बहुत ही सार्थक विषय आपने रखा। और इस परिचर्चा में उपस्थित आदरणीय बहन ज्ञानवती सक्सेना जी, आदरणीय बहन सरिता सिंह जी, और बाद में उपस्थित हुई बहन गीता द्विवेदी जी, और संस्था के संस्थापक संयोजक भाई आदरणीय शिवदेव शर्मा जी, और इसके संयोजक के रूप में जो भी जुड़े हुए हैं संचालिका सुमन शर्मा और परामर्शदाता सुनीता शर्मा, मीडिया प्रभारी डॉक्टर शशि शर्मा, तमाम लोग जो मंच के साझा करके जो है सहयोग करके एक दूसरे का मंच चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मंच जो है राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जा रहा है अभी। और आते हैं विषय पर, जैसा कि आपने कहा और दोनों तीनों बहनों ने भी काफी कुछ कह दिया महिलाओं को लेकर। और पर्दा जो प्रथा रही, आपने विषय रखा पर्दा प्रथा की, तो अंग्रेजों के शासनकाल से वास्तव में ये आया। और जो सुंदर लड़कियां दिखती थी 12-14 साल के बाद ही, तो ऐसी लड़कियों का अपहरण वो करवा लेते थे अपने मजदूरों को भेज करके। और वो जो तेजी से ये ग्रोथ बढ़ने लगा अपहरण का, और आज भी दासी प्रथा है, दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है। दासी प्रथा आज भी चल रही है कि वहां पे लड़कियों को बुला बुला के दासी बना बना के मंदिरों में अभी भी सेवाएं की जाती है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो ये चीज चल रही है अभी भी। और उसी डर से कि मुंह ढक के चला करो, घर में बच्चों को सलाह माता पिता ने दिया मुंह ढक के बाहर निकलो आप, तो इससे बचत होगी। और उसी डर से कि 12-14 साल के बाद, 13 साल के बाद अपहरण कर लिया जाता था, उसी डर से शादी, हाँ उसी डर से बाल विवाह शुरू कर दिए। यहाँ तक कि बच्चे दूध पीते थे उसी समय शादियां कर देते थे माँ बाप, यानी 2 साल की अवस्था में शादियां करके हटा देते थे। ये स्थिति थी। लेकिन आज की स्थिति में वो धीरे धीरे सुधार हुआ है, बहुत कुछ सुधार हुआ है। किंतु अभी भी थोड़ी कमियां हैं। जो बहन ने कहा कि एक बराबर का हिस्सा जो होना चाहिए तराजू पे, वो हमें देने की आवश्यकता है। आज भी लोग खिलौने के बराबर समझ रहे हैं, खिलौना समझ रहे हैं, खेलते हैं उसके साथ और उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरा खिलौना लाते हैं, खेलते हैं। ये रीति रिवाज चल रहा है। और जबकि उस सरकार भी उसके ऊपर आ रही है, पाबंदी लगा रही है कि एक विवाह करो, 2-3 शादियां वर्जित है। अभी इस पे जो पर्दा प्रथा को भी उन्होंने हटाने की बात कही कि नारियां सामने आए। हाँ, 3 तलाक का मुद्दा, वही 3 तलाक का मुद्दा अगर हम दे देते थे, 3 तलाक बोल दिए तो एक छूट गई, दूसरा लाते थे, यानी एक खिलौने के रूप में उसे यूज करना शुरू करते। तो उसको बंद करने का एक बीड़ा उठाया है सरकार ने, बहुत अच्छा पहल है ये। और इसे हम वैसे तो हम घर में कहते हैं हमारी गुड़िया रानी है, वैसे हम खेलते हैं उसके साथ बचपन में, लेकिन बड़ी होने के बाद उसके साथ हम उस तरह से अपने जैसा उसे बनाएं, ये प्रयास होना चाहिए समाज का। और विश्व में इसको इनके जैसा मनोहर, सुंदर, क्षमा मूर्ति, सुशील कोई नहीं है। जैसी ये स्त्रियां आज हैं हमारे बीच में, उन्हें हमें समझना होगा, उनके जैसा कोई नहीं। इतना अमूल्य धरोहर हमारे साथ, और उसी की वजह से आज हम हैं। और दूसरा कि नारी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होती। जो बातें अभी बहन ने कह के गई कि नारियां कमजोर है, स्त्रियां कमजोर है, कमजोर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नहीं है। और उनके जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। उसे हमने कमजोर बनाया है, आपने कमजोर बनाया है। डरा के धमका के मतलब बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे कि पुरुष के रहते हुए स्त्रियां काम कर रही हैं, लोग क्या कहेंगे, ये भी भावनाएं आई अंदर। शादी कर लिया और पत्नी काम करने जा रही है, ये शर्म की बात है पुरुष के लिए।
तो स्त्रियों को बाहर मत निकालो। तो ये सब धारणाएं जो है उसको निकालनी होगी और स्त्रियों को भी सामने लाना होगा। और स्त्रियां जो है किसी भी समय में, एक पॉइंट और है, किसी भी समय में और किसी भी स्थिति में सामना करने के लिए सक्षम है। आप किसी भी समय कहीं भी आप खड़ा कर देंगे और सामना करने की शक्ति उन्हें, किंतु उनके पीछे कोई अंगुली करने वाला ना हो कि तुम ये नहीं कर पाओगी। उनको अगर तुमने डरा धमका दिया, हंसा दिया तो कमजोर हो गई। ये इससे बचना होगा, उनको छोड़ दीजिए मैदान में। अभी जैसे आज बच्चे छोटे बड़े होते हैं धीरे धीरे, और मार्केट करने की बात होती है कि एक घर का सदस्य कहेगा बच्चे को मत भेजो उधर, दुकान वाला ठग लेगा, पता नहीं सही सामान लाएगा कि नहीं लाएगा। आप उसे छोड़िए, 1 रुपया नुकसान होगा, भले ही 10 रुपए का सामान 9 रुपए का लाएगा बराबर है, लेकिन कम से कम सीखेगा वो मार्केट कैसे की जाती है, मार्केट में कैसे जाया जाता है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, हम कैसे जीना चाहते हैं, कैसे जिएंगे। इस तरह से जब बच्चों को हम छोड़ेंगे तो बच्चे धीरे 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 शक्तिशाली बनेंगे और वो भय से एकदम दूर हो जाएंगे, और इस तरह से उनके अंदर वो शक्ति आएगी। और वही बच्चे बड़े होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी संभालना शुरू करेंगे और खुद अपने पैर पर संभल कर चलना शुरू करेंगे। और उनको अपने पैर पर जब तक वो खड़े न हो जाएं, अब काफी सुधार हो चुका है, किंतु अभी भी सुधार की आवश्यकता है कि बच्चों को जब तक वो अपने पैर पर खड़े न हो जाएं उनकी शादियां न करें। ये सुधार लाने की आवश्यकता है। बच्चियों को जैसे जिस तरह से हम लड़कों को सोचते हैं कि इंजीनियर डॉक्टर बना लें फिर शादी करेंगे, उसी तरह एक बीड़ा उठाना होगा, कसम खाना होगा कि बच्चों को भी वो शिक्षा मिल जाए, जहां तक अपनी कैपेसिटी है परिवार की वो शिक्षा हम दे लें, इसके बाद ही शादियां करें। तो बच्चों के अंदर वो ताकत आएगी और वो उनके अंदर वो सोच पैदा होगी हमें जीवन कैसे जीना है और हमें आगे परिवार कैसे लेके चलना है, समाज में कैसे हमें मिलजुल कर रहना है, समाज को कैसे लेके जाना है, नाच रिश्तेदारों को कैसे लेके जाना है। तो सारी सोच धीरे धीरे उनके अंदर आएंगी जब वो शिक्षित होंगे। सबसे पहले तो हमें उन्हें शिक्षित करना होगा। गांव में अभी भी शिक्षा से दूर रख रहे हैं बेटियों को, मत जाओ पढ़ने, बहुत अत्याचार हो रहा है। हाँ, कोई किधर अपहरण कर ले रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तेजाब फेंक रहे हैं, अब फांसी पे चढ़ा दे रहे हैं। 2-2 लड़के 3-3 लड़के एक लड़कियों के पीछे जाते हैं। हाँ, ये इतनी गंदी गंदी विचारधाराएं हैं। तो वहां पे हमें उन बच्चों को शक्ति प्रदान करनी होगी कि किस तरह से हमें सामना करना है ऐसे लोगों का। तो ये सब कमजोर बनाने की चीजें हैं, तो इससे हमें दूर निकलने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज जो जहां से शुरुआत होती है, गर्भ से शुरुआत होती है, उसे भी हमें आपको संभालना पड़ेगा। यहाँ खाली पुरुषों का दोष नहीं है, स्त्रियों का भी दोष है। बिना दोनों की सहमति से भ्रूण हत्या को रोका जाए, जब तक दोनों की सहमति न हो आप भ्रूण हत्या न करें। और इतना बड़ा पाप जब आप रोकेंगे तो ऑटोमेटिक समाज में सुधार होगा। और जी धन्यवाद। मैं एक जी आज स्थिति ये है, आप कह रहे हैं कि बच्चों को बलवान बनाया जाए, लेकिन आज स्थिति ये है कि 4-4 महीने की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। बलात्कार के साथ साथ उनकी हत्याएं भी हो रही है। रोज हम अखबार में पढ़ते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन इस तरह की समाचार न मिलता हो। एक अबोध बच्ची को, जिसने अभी तक AI भी नहीं सीखा, जिसने पूरी तरह बोलना भी नहीं सीखा हो, उस बच्ची के साथ अगर मान लो बलात्कार हो रहा है, उसे पता ही नहीं बेचारी को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे हम क्या सबल बनाएंगे और क्या उसको ताकतवर बनाएंगे, क्या शिक्षा देंगे। इसके लिए तो हमें पुरुष समाज को ही संभलना पड़ेगा, पुरुष समाज की ही मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अब एक पहलू आता है, ससुराल में लड़की जाती है और कुछ दिन बाद में आरोप लगता है कि बच्ची में खराबी है। बच्ची आरोप लगाती है कि मेरे सास ससुर में खराबी है या पति में खराबी है। अगर वो सच है तब तो ठीक है, लेकिन मैं एक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूं, मैंने देखा है
कि ऐसे ऐसे स्त्रियां भी हैं जिनका ससुराल में रत्ती भर भी अत्याचार उन पर नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं वह किस बहकावे में या किस हिसाब से उन्होंने पुलिस में जाके रिपोर्ट करी है कि मेरे पति और मेरे सास ससुर मुझे मारते पीटते हैं, मुझे जलाने की कोशिश करते हैं। और वो बेचारे, कानून ऐसा बना है कि कहीं जमानत नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं, 6-6 महीने तक वो जेल काट करके आते हैं। इसके लिए हमारे समाज को आगे आना होगा। सबसे पहले मेरे विचार से, मेरा जो विचार है वो ये है कि जब विवाह का सीजन आता है उस समय सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए और 8-8 दिन की या 7-7 दिन की या 5-5 दिन की ऐसी कार्यशालाएं बनाएं, ऐसी कार्यशालाएं करें कि जिसमें जिस लड़की का, जिस बच्ची का विवाह हो रहा है उसे भी बुलाएं, उसकी माँ को भी बुलाएं, जिस बच्चे की शादी हो रही है उसकी माँ को भी बुलाएं, अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में, और वो उनको इस तरह की शिक्षा दें या उन्हें समझाएं कि बेटा तू ससुराल जाएगी, तेरा ये कर्तव्य है, तुझे इस तरह से रहना है, सास के साथ तुझे ऐसे करना है, ससुर के साथ ऐसे करना है, ननद के साथ ऐसे रहना है, पति के साथ ऐसे रहना है। ये बातें आज पहले नहीं होती थी, पहले आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस वक्त परिवार जुड़ा हुआ परिवार था, संयुक्त परिवार थे। आज परिवार एकल परिवार हो गया है। आज बच्चियों को समझाने वाला नहीं है, बड़ी औरतें नहीं है, दादी नहीं है, नानी नहीं है, माँ है तो वो भी कार्य करती है, नौकरी पेशा है, वो अपने कार्य पे जाती है, पर बच्चियां टीवी देख करके या मोबाइल देख करके ये सब कुछ समझती हैं या अपनी सहेलियों से ये सब कुछ सीखती हैं। अब उसमें कुछ गलत भी संगत हो जाती है, कुछ सही भी जुड़ता है, और यही कारण मैं तो समझता हूं कि परिवार में तलाक का जो या विवाह का जो संबंध विच्छेद का जो कारण बनता जा रहा है वो यही है। उसके लिए हमारे समाज को आगे आना चाहिए, संस्थाओं को आगे आना चाहिए और इस तरह की कार्यशालाएं बनानी चाहिए, करनी चाहिए कि समाज का उसमें सुधार हो। हम और काम के लिए जो मूल कारण है परिवार टूटने के, इस मूल कारण को हमें दूर करने के लिए आवश्यकता है और कार्य करना चाहिए। हमारे साथ में बहन शर्मा जी जुड़ी, हमारे साथ में मुकेश शर्मा जी, मुकेश कुमार जी, अनुरागी जुड़े हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं हृदय से। और अंत में मैं फिर गीता द्विवेदी जी के पास जाता हूं और मैंने जो बातें कही उसके लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो मेरे कहने के अतिरिक्त भी, तो आप उस पर प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी सबको और मुझे कहीं जाना था लेकिन मैं रुक गई कि 10 मिनट और रुक लेती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि एक कार्यशाला होना चाहिए, मुझे लगता है कि जो शादी होता है वो 7 जन्मों का बंधन होता है। हमारी मानसिकता यही है और मैं अपने बच्चों से, बच्चियों से ये मैसेज दूंगी कि चाहे हम कितना भी आधुनिक हो जाएं, पश्चिमी सभ्यता में ढल जाएं, अमेरिका रहें, लंदन, कहीं भी रहें, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, हमें आधुनिक तो बनना है, मॉडर्न बनना है, परंतु अपने परंपराओं के साथ, अपने संस्कारों के साथ। तो चीजें बदलनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, पर कुछ चीजें परंपरागत ही अच्छी लगती हैं। जो जैसे कि बहन ने भी बताया कि हम बच्चियों को खिलौना ही देते हैं, तो देखिए वो नारी जो होती है वो प्रकृति की सबसे सुंदर संरचना है और भगवान को पता है कि नारी ये कर सकती है, इसीलिए हमें माँ बनने का भी गौरव हासिल होता है कि हम एक बच्चे को जन्म दे देते हैं। एक पुरुष जो होता है वो हमारा एक हिस्सा होता है, हमारा अंश होता है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है हम नारियों के लिए, सम्मान की। तो वो तो बदल नहीं सकता है, प्रकृति है वो, और उसको हम चाह के, तो जाहिर सी बात है कि अगर जब बच्चा हमारा है तो ममता जो हमारे अंदर होगी, वो भले हम किसी भी रूप में रहें, हम साड़ी में रहें चाहे जींस में रहें, लेकिन वो जो ममता है वो बनी रहनी चाहिए। इसको हम क्यों बदल सकते हैं कि हम बोले कि नहीं, बाप हो तो तुम्हारा इस पर आधा है, तुम ही करो, क्योंकि उसकी मुख्य जो जिम्मेवारी होती है। मुझे लगता है ये चीजें नहीं बदलनी चाहिए। समानता का अधिकार होना चाहिए जहां जरूरत हो, लेकिन फिर तो हमारी संस्कृति ही बदल जाएगी ना, फिर तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी ना कि हम जो परंपरा निभा रहे हैं, हमें अपने सबको लेके चलना है। मैं तो ये कहना चाहूंगी, हाँ, पढ़ाई में बराबर का हो अधिकार, हर क्षेत्र में अभी हमारे महिलाओं को अधिकार मिल जाता है, लेकिन बच्चों के दिमाग में, पहले दीदी ने भी बताया, मैं उस समय नहीं बोली कि कन्यादान क्यों करना,
मैं इसका विरोध करती हूँ, लेकिन नहीं, मैं उनसे अग्री नहीं करती हूँ इस बात को लेके, क्योंकि वो हमारा एक संस्कार है। और जब तक हम कन्यादान नहीं करेंगे, हमारी बेटी दूसरे घर को अपनाएगी नहीं, और जब तक वो दिल से अपनाएगी नहीं, तब तक संबंध विच्छेद का खतरा बना रहेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक माँ जिम्मेवार होगी, तो वो होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हम उसको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ, वो तुम्हारा घर है। सबसे पहला कर्तव्य है कि शादी हो रही है तो हम, मेरे हिसाब से बच्चे एक्सचेंज होते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की शादी की है, बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं। उस लड़के को मैं ज्यादा प्यार करूंगी तो मेरी बेटी को उसकी माँ जरूर ज्यादा प्यार करेगी। ये भावना होनी चाहिए, ना कि अरे तुम्हारी सास कुछ बोले तो तुम ऐसे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, उसको बोलेंगे बेटा अच्छे से चलाना, लेकिन कहीं कुछ विकट परिस्थिति आती है तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल के और हम तुम्हारा साथ, गलत जगह पर भी हम तुम्हारा साथ देंगे, हम नहीं साथ देंगे। तभी वो संबंध विच्छेद वाली जो बात है वो हटेगी। क्योंकि आजकल के बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं तो उनका दिमाग पहले से भरा हुआ है। लड़कियां भी समझती हैं चलो हम भी इतना कमा रहे हैं, लड़के कमा रहे हैं, तो कहीं जब बराबर का जब होगा तो टकराव तो होगा ही होगा। तो उस टकराव को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं कभी तो नरम गरम तो होना पड़ेगा, कभी एक तो कभी एक तो कभी एक, तो दोनों को ये बात समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इसका कोई भी वर्कशॉप या कार्यशाला 5 दिन में हम ये शायद पूरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो माएँ हैं, उनको शुरू से ही ये संस्कार डालने होंगे, समझाना होगा। और ये वर्कशॉप वाला जो आइडिया है, हाँ, ये शहरी क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहे हैं, जो ज्यादातर टाइम अलग रह रहे हैं पेरेंट्स से, हाँ, उनके लिए पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि पहले की जो शादियां होती थी एरिया में होती थी, गांव में होती थी, 30 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर तो 50। अभी हम रहे कहीं के, हम रह रहे हैं बिहार के कानपुर में रह रहे हैं, शादी कहीं और के लड़के से भी कर दे रहे हैं, तो उसमें 2 संस्कृति मिलती है, 2 शब्द परिवार अलग अलग जगह से मिलते हैं, जिनका जो पारिवारिक जो रहन सहन ढंग है सब कुछ अलग है। तो उसमें कार्यशाला जरूर काम कर सकता है। लेकिन जो संबंध विच्छेद और जो लाइफ टाइम जो शादी का है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि विशेष रूप से इसके लिए विशेष योगदान माँ का होना चाहिए, घर परिवार वालों का होना चाहिए। कि वो कोशिश करें कि उनके बच्चों में ऐसे संस्कार आए कि ऐसी नौबत ही ना आए। तो बराबर रहो, बराबर का अधिकार होना चाहिए, पर अपने संस्कारों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, अपनी संस्कृति के साथ। यही कहना चाहूंगी। संस्कारों की बात हम करें तो मैंने कल ही एक अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि जैसलमेर की एक लड़की, एक महिला है जो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन वो जब ससुराल आती है तो घूंघट निकाल कर आती है। उससे जब पूछा गया पत्रकार ने कि आप आईएएस होकर भी घूंघट क्यों निकालती हैं, तो उन्होंने कहा मैं आईएएस होकर के घूंघट नहीं निकालती, मैं मेरे बड़ों का सम्मान करती हूँ, मेरे ससुराल में जो लोग हैं उनका सम्मान करती हूँ। मेरे घूंघट नहीं निकालने से मेरे आईएएस में कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं घूंघट नहीं निकालूंगी तो मेरे ससुराल में, मेरे संबंधों में अवश्य फर्क पड़ेगा। मेरे घूंघट निकालने से आईएएस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक परंपरा है। कहाँ क्या फर्क पड़ रहा है अगर आप अपने ससुर के सामने थोड़ी नजर नीची कर लें या सर ढक लें, तो कहाँ स्त्री की सम्मान में फर्क आ रहा है, कहाँ सम्मान उसका कम हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सम्मान बढ़ रहा है। वो परिवार की निगाह में, समाज की निगाह में बराबर ऊंची नीचे नहीं गिर रही है। समाज यही कहेगा कि देखो कितने संस्कार घर से लड़की आई है, जो अपने ससुर का, इतनी पढ़ी लिखी होकर के भी अपने ससुर का सम्मान करती है, सास का सम्मान करती है, मोहल्ले वालों का सम्मान करती है, पड़ोसियों का सम्मान करती है। तो स्त्री जो है वैसे तो बराबर की भागीदार है, आधी आबादी की हकदार है, और स्त्री के बिना इस संसार की सृष्टि की रचना हो भी नहीं सकती थी। स्त्री ही एक भगवान ने ऐसी चीज बनाई है, ऐसा शरीर बनाया है। मैं चीज बोल गया इसके लिए क्षमा चाहूंगा। स्त्री को भगवान ने इस तरह की रचना बनाई है कि उसके बिना सृष्टि आगे चल ही नहीं सकती, उसके बिना हो ही नहीं सकता। मैं इस के साथ को विराम देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस वार्ता में हम सम्मिलित हुए। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, शुभ संध्या। फिर मिलेंगे कभी इसी पटल पर या किसी अन्य। नमस्कार 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 नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।